जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूं अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन। यानी कि मैं एक सेट करा चुका था और अब मैं करा रहा हूं आपके लिए दूसरा सेट, सेट नंबर 2, जिसका कोड है 324FG। यानी कि सेट नंबर कौन सा है? 2 है। सेट कौन सा है? सेट नंबर 2। और पेपर कोड क्या है इसका? 324FG। ठीक, तो बढ़ते हैं हम इस सेट को करने के लिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आपको दिया है कि पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए भाई, करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का क्या है? का। पहले का खंड है, आपको दिया है, क्या दिया है? सदिशों, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और क्या दिया है? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। आपसे पूछा है कि इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो भाई आप लोगों ने कोण ज्ञात करने का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। भाई ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। थीटा निकालते हैं, इसी से तो निकालते हैं, तो हमें थीटा ही निकालना है, इसी से निकालेंगे। तो देखिए, हम इसको पूरे को क्या मान लेते हैं? ए वेक्टर। इसको पूरे को मान लेते हैं बी वेक्टर। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर इसी बात पे। तो ए वेक्टर का मान क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने मान लिया, डॉट ये क्या हो गया? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया। अब अपॉन में क्या होगा? इनका मॉड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड हो गया, यहां पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा। तो देखिए, cos थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं इसको सीधा कर लेते हैं, बी क्रॉस ए है तो मैं इसे ए क्रॉस बी लिखूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया ए क्रॉस बी वेक्टर, और यहां साइन क्या ले लिया? माइनस का। और यहां देखें ए क्रॉस बी आपका ये है। अब मैं इसको लिखता हूं ए क्रॉस बी। क्या यहां भी साइन चेंज होगा? भैया साइन चेंज हो गया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? मॉड में वैल्यू तो भी प्लस में नहीं है, माइनस में होगा तो ही प्लस में है, और प्लस में तो है ही प्लस में। तो ध्यान रखना है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर भाई माइनस ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? मॉड ए क्रॉस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? कितना बचेगा आपके पास? भाई cos थीटा बराबर -1। और cos में -1 वैल्यू किसकी होती है? cos में -1 की वैल्यू तो बड़ी होती है 180 की। तो यानी कि ये कितना हो गया? cos 180। तो भाई cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th, यानी कि इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4th इसका 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी ये क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, है ना? देखिए नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका खाखंड यानी काखंड आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, हम इसे रफ करते हैं, तब तक आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए। देखें भाई, अब बढ़ते हैं अगले खाखंड की ओर। तो खाखंड में क्या कह रहा? पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर। भाई पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है? पूर्णांकों का समुच्चय। कौन सा खंड है? खाखंड है। कहा है? पूर्णांकों
पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध R निम्नवत परिभाषित है। तो भाई क्या परिभाषित है वो देख लें। x, y इज बिलोंग्स टू R। फिर देखें आपको दिया x माइनस वाई मॉड में इज लेस देन इक्वल टू 1। भाई ये दिया है तो z यहां पर R से संबंधित है। भाई किस प्रकार संबंधित है कि आपसे कहा है, चार ऑप्शन दिए इसके कि स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, या सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं, या एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जांच करनी पड़ेगी, हमें पता चलेगा। तो जांच करनी पड़ेगी। तो यह आपसे कहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध R निम्न परिभाषित है, निम्नवत परिभाषित करा गया है। तो यानी कि आपको क्या करना है, उन्हें संबंध दिया है कि x और y इज बिलोंग्स टू R। R क्या रियल नंबर, यानी R क्या रियल नंबर है। तो भाई x, y इज बिलोंग्स टू R है और आपको दिया x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो भाई सबसे पहले तो आपको स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। और नहीं भी पता है तो क्या मैं हूं तो बताने के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज हम चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य की जांच के लिए। ठीक, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य में मैंने बताया था ये स्वयं से संबंधित होगा, यानी x, x इज बिलोंग्स टू R, यानी x जो होगा स्वयं से संबंधित होगा। तो स्वयं से संबंधित का मतलब क्या है भाई, जो आपको दिया हुआ है कि मॉड में x माइनस एक्स रख देता हूं मैं, y की जगह मैंने क्या रख दिया, क्योंकि भाई x, y इज बिलोंग्स टू R तो होता है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। तो x माइनस एच इज बिलोंग्स टू x माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो x में से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जो 0 क्या होता है, 1 से छोटा ही तो होता है। तो छोटा होता, ये बात तो सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य तो हो गया। अब बात आती है किसकी, अब सम्मित चेक कर लेते हैं हम। तो देखें भाई, हम कर लेते हैं चेक सम्मित के लिए। सम्मित की जांच के लिए। अब देखें, सम्मित की जांच करनी है। सम्मित की जांच के लिए कंडीशन क्या होती है, x, y इज बिलोंग्स टू R, तो y, x इज बिलोंग्स टू R। यही तो कंडीशन होती है। अगर x और y आपस में संबंधित हैं तो y और x भी संबंधित होने चाहिए। ठीक, तो देखें x, y मैंने मान लिया जैसे ये दिया है x, y, x, y इज बिलोंग्स टू R। तो भाई आपको दिया है मॉड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। यही तो दी कंडीशन। ये कब दी है, जब x और y R को बिलोंग करते हैं। जब x और y R को बिलोंग करते तो ये कंडीशन दे रखी है। अब मैं छोटा सा काम करता हूं इसमें, मैंने क्या करा, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया। तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये y तो प्लस का हो जाएगा भाई, और x माइनस का हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हो गया y माइनस एक्स, और बाहर कितना माइनस है, लेकिन मॉड के तो अंदर ही है। मॉड के अंदर तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1।
भाई अभी तो x इस कॉमा y बिलोंग्स टू r था, तो x माइनस y लेस देन बनता। अब y माइनस x भी तो लेस देन बन आ गया, तो क्या कह सकते हो, अतः y कॉमा x इज बिलोंग्स टू r, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सम्मित भी हो गया। लिख दोगे अतः यह सम्मित है। अब अतः यह सम्मित हो गया। अब बात आती है संक्रामक की। अब मैं चेक कर लेता हूं संक्रामक है या नहीं है। भाई सम्मित तो मैंने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे संक्रामक है या नहीं है। तो भाई अब मैं इसके लिए थोड़ा सा रफ कर देता हूं, है ना। संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। भाई स्वतुल्य और सम्मित तो कर लिए चेक, अब मैं संक्रामक भी चेक कर लेता हूं। तो देखें, तो देखें भाई, अब बात आती है संक्रामक की। संक्रामक की जांच के लिए, तो भाई संक्रामक की जांच के लिए, संक्रामक की जांच के लिए कंडीशन क्या होती है। भाई संक्रामक की जांच के लिए कंडीशन होती है यदि x, y इज बिलोंग्स टू r, तो तथा x, y बिलोंग्स टू r और y इज बिलोंग y, z इज बिलोंग्स टू r, तब क्या होता है, तब x, z इज बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन होती है यानी अगर x और y बिलोंग कर रहा है और y और z बिलोंग कर रहा है r को, तो x और z भी r को बिलोंग करना चाहिए, तभी संक्रामकों को बनना नहीं होगा। अब मैं मानूंगा कैसे, कैसे करेंगे, तो मैंने मान लेता हूं कि ये तीन संख्याएं x, y, z मान ली मैंने, ठीक। तो देखिए भाई, अब मैं कोई भी संख्या लेता हूं। मैंने यहां ले ली भाई 6, यहां ले ली 5, यहां ले ली 4, कोई भी संख्या ले लो x, y, z। अब मैं देखता हूं, देखे सबसे पहले चेक कर लेते हैं x माइनस y, तो 6 माइनस के 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। 6 में से 5 गया, क्या आ गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यानी 6, 5 यानी x, y इज बिलोंग्स टू, कितना हो रहा है भाई, x माइनस y इज बिलोंग्स टू, मतलब सॉरी x, y इज बिलोंग्स टू r, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाओ 5, 4 पर, 5 माइनस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। 5 में से 4 का तो भी 1 बचा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये भी सही है। जब ये सही है तो अब x, z भी सही होनी चाहिए। तो अब क्या ले लेता हूं मैं भाई, 6 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, 6 में से 4 गया 2 इज लेस, अरे भाई ये तो गलत हो गया, यानी ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि भाई इनका अंतर 1 से छोटा या बराबर आना चाहिए, तो बड़ा आ गया, तो ये संक्रामक नहीं हुआ, है ना। अतः यह संक्रामक नहीं है। यानी क्या हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। ये बात ध्यान रखें, यानी स्वतुल्य है तथा सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया फर्स्ट। चाहो तो लिख दो, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इसका है स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है ना। स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। ये हो गया इसका खा खंड। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, कौन से, गा की ओर। तो ये तो का खंड और खा खंड हो गए, अब बढ़ते हैं गा खंड की ओर। अब गा खंड क्या कह रहा है भाई, तो देखें भाई, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अब देखें भाई, अब इसका कौन सा होगा, गाखंड होगा। तो गाखंड के लिए हम क्या करते हैं, आपको दिया है क्या, गाखंड। भाई इसमें दिया है एफ एक्स बराबर, गाखंड दिया है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 2 द्वारा परिभाषित फलन आपको दिया गया है। तो आपसे कहा है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, एकेकी और आच्छादक है, बहु एकेकी है और आच्छादक है, एकेकी किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो भाई देखें, मैं इसे मान लेता हूं, अगर आपको इसको हल करना है कि भाई कंडीशन पता करनी है, तो मैंने क्या करा, प्रांत और परिसर के लिए भाई देखिए, ठीक, मैंने ये इसमें मैंने क्या मान लिया, 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 है ना, ये ले लिया। ऐसे ही यहां पर 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 ये ले लिया। अब भाई एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो भाई आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2। चलिए अब चेक करते हैं। भाई अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं, इसमें अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 3। तो 1 का संबंध किससे हो गया, 3 से हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं x बराबर क्या रखता हूं, -1, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 और 2 कितने होगा, 3, यानी -1 का भी संबंध इससे हो गया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल रख ले देता हूं मैं, अगर मैं रखता हूं x बराबर 2, ठीक, 2 छोड़ो, कुछ और रख लेते हैं, कोई भी संख्या मान लो, इसमें बढ़ा लेता हूं संख्या में, यहां पर 6 ले लेता हूं। अगर x बराबर लेता हूं 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो भाई 2 का संबंध किससे हो गया, 6 से हो गया। अगर मैं रखता हूं x बराबर -2, भाई तो भी कितना आएगा, 6 आएगा, यानी इसका संबंध भी इससे ही हो गया। भाई तो एक एक ही कहां हुआ, एक एक ही डेफिनेशन क्या है, यानी प्रत्येक अवयव उससे अलग अलग होना चाहिए ना, अलग अलग ही संबंधित होगा। अब एक दो दो अवयव एक ही संबंधित होंगे, तो एक एक ही कहां से हुआ, यानी एक एक ही तो नहीं हुआ। इतनी बात तो तय हो गई कि यह फलन एक एक ही नहीं है। अब बात आती है दूसरे आच्छादक की। आच्छादक में सह प्रांत, सॉरी प्रांत और सहप्रांत दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बिल्कुल, यानी कि यहां पे कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो इससे संबंधित ना हो। यहां तो बहुत तेरे रह गए, तो यानी ये क्या हो गया, आच्छादक भी नहीं है। तो लिख दोगे अतः यह ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक, अब ये तो हो गया इसका गाखंड। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। गा के बाद अगला खंड आता है घा। ठीक, तो मैं इसको रफ करता हूं।
अब देखें भाई, अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, इसके घा खंड की ओर। तो घा खंड में क्या है, देखें भाई, भाई इंटीग्रेशन दिया है घा खंड में कि आपसे कहा गया है x इंटू ई की पावर x dx। तो भाई आपसे कहा गया है घा खंड में आपको इंटीग्रेशन करना है x ई की पावर x dx का मान है, क्या है ये आपसे पूछा है। तो भाई मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं इसका। देखें भाई, इंटीग्रेशन किसका करना है, x ई की पावर x dx का। अब ये दो फलन गुणा में दिए हैं, तो गुणनफल का फार्मूला याद होगा आपको, और नहीं याद है तो क्या हुआ, मैं हूं बताने के लिए, लेकिन याद तो कर लेना, पेपर में तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, इस बात का ध्यान है। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये मान लिया मैंने, दो पार्ट फर्स्ट और सेकंड वाला लगा दो फार्मूला। यानी क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, x ऐसा ही रहेगा, दूसरे का समाकलन e की पावर x इंटू dx, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। यही तो है। तो भाई देखें, x ऐसा ही e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, माइनस x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है x के सापेक्ष। तो भाई ये तो हो गया 1 इंटू ई की पावर x का समाकलन e की पावर x, और इंटीग्रेशन ये रहा dx आपका ये आ गया। तो भाई x इंटू ई की पावर x, तो 1 इंटू ई की पावर x ई की पावर x हो गया, तो ई की पावर x को दोबारा करोगे ई की पावर x आ जाएगा। ठीक, तो प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, लिखना चाहो तो। अब यहां से इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लो, ई की पावर x, तो कितना बचा x माइनस 1 प्लस c। अब भाई इस कौन सा क्वेश्चन है ऑप्शन इसका, x माइनस 1 ई की पावर x, कांस्टेंट c नहीं दिया कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है, x माइनस 1 ई की पावर x इसका आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, घा का थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करना था, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन था। ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए भाई, फटाफट मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई खाली आप लोग इस वीडियो को देखें और आपस में दोस्तों में भी शेयर करें, ये नहीं अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों को भी शेयर करें, दोस्तों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देखें, अब हम बढ़ते हैं कौन से की ओर, डार्क की ओर। यानी अवकल समीकरण आपको दे रखी है कितनी, 3x² आपको दे रखी है, कि अवकल समीकरण आपको दी है कि भाई अवकल समीकरण आपको दे रखी है क्या, कि अवकल समीकरण 3x² d2y ओवर dx² माइनस का 2 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि। बताओ भैया क्या है, भाई कोटि है, और घात आपको तो पता ही है क्या होती है। भाई मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है, भाई यहां कितना हो रहा है, d2y ओवर dx² कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो यानी कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड। तो ये क्या हो गया, पहला खंड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला खंड कंप्लीट हो गया। कोटि आपने निकाल दी, कितनी है कोटि, आपने कितनी है, 2 है। ठीक है, कोटि 2 है, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर, दूसरे का काखंड। अब दूसरे के काखंड में क्या कहा है,
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करो, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करो कि ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर। ठीक है, तो देखें बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान भाई, बहुत ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या होंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें। तो देखें भाई, दूसरे का खंड है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो। क्या करना है सिद्ध भाई? ए सी वेक्टर माइनस का बी डी वेक्टर बराबर 2ab वेक्टर, ये लेके आना है। तो भाई पहले समांतर चतुर्भुज बना लो। भाई मैं बना लेता हूं समांतर चतुर्भुज। तो देखें भाई, भाई ए बी सी डी बना लिया। तो भाई मैंने क्या करा, इससे ए से सी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया। अब देखें उसने क्या कहा है, ए सी वेक्टर, यानी ए से सी की ओर जा रहा है, ए सी वेक्टर ये गया। ठीक है, फिर है बी डी वेक्टर, तो बी से डी की ओर जा रहा है तो ये गया बी डी वेक्टर। फिर क्या है, ए बी वेक्टर, ए से बी की ओर जा रहा है, ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। ठीक, तो भाई देखें हम क्या लिख सकते हैं। भाई ए सी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, भाई ए बी और बी सी, भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। भाई शॉर्टकट देखते हैं। भाई अगर आपको कहीं यहां से जाना चलना स्टार्ट करना है, मान लो आपका घर यहां पर है, आपको चलना स्टार्ट करना है, भाई ऐसे जाओगे तो लंबा पड़ेगा ना, और शॉर्टकट जाओगे तो ये पड़ेगा, यानी तो AC क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो गया, यानी कि AB और प्लस BC के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अब देखें BD वेक्टर, कौन सा, BD, तो BD वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, BA प्लस AD, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। भाई BA और प्लस AD है ना, यही तो हुआ। लेकिन क्या भाई, ये तो AB इधर जा रहा है, अब तुम कहोगे इधर तो नहीं जा रहा, तो नहीं जा तो भेज देंगे, माइनस लगा देंगे, है ना। तो देखें, तो क्या कर देंगे यहां पे हम, BD वेक्टर बराबर हम क्या कर देंगे, AD माइनस AB कर देंगे। भाई AD वेक्टर तो प्लस का ही रहेगा, अब BA को मैंने क्या कर दिया, AB कर दिया, तो ये साइन माइनस का हो गया। आ गई बात समझ में, साइन माइनस का हो गया। अब देखिए, अब मैं इसे लिख सकता हूं BD वेक्टर बराबर, भाई माइनस का AB है, माइनस का AB वेक्टर है, और प्लस का क्या है, भाई अब देखो, भाई AD और BC आपस में बराबर ही तो हैं, है ना। तो मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूं, प्लस का BC वेक्टर, और समीकरण नंबर इसे डाल देता हूं 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्योंकि आपसे AC माइनस BD कहा है, तो AC में से BD घटा दो, तो लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब 1 में से 2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा,
AC वेक्टर माइनस के BD वेक्टर, और AC कितना है, AC है आपका AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और BD आपका ये रहा, माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे कितना, AB वेक्टर और प्लस का BC वेक्टर, हो गया ना। अब माइनस के अंदर गुणा भी तो करनी होगी भाई साहब। तो अब देखें हम क्या कर देते हैं भाई, AC वेक्टर माइनस का BD वेक्टर बराबर AB प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, कितना हो गया AB वेक्टर, और माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, कितना हो गया BC वेक्टर। तो भाई प्लस के BC से माइनस का BC तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, AC वेक्टर माइनस का BD वेक्टर बराबर AB और AB 2AB वेक्टर। तो भाई यही तो लेके आना था जो कि हमें सिद्ध करना था, आंसर हो गया किसका भाई, दूसरे के काखंड का। बात समझ में आ गई, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, समांतर ABCD है ना, ABCD ये तो आपको इतना सिद्ध करना था भाई। आ गया आप लोगों के सामने, जैसा चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको सेव। देखिए जैसा क्वेश्चन में आप लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरे के खाखंड की ओर, है ना। तो दूसरे के खाखंड की ओर देखिए भाई, देखिए भाई किसकी ओर, दूसरे के खाखंड की ओर। तो दूसरे का खाखंड क्या कह रहा है, अब भाई आ गया त्रिकोणमिति का प्रतिलोम त्रिकोणमिति, है ना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई दूसरे का खाखंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खाखंड है, क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3, ठीक, का मुख्य मान निकालो, का मुख्य मान ज्ञात करो। तो भाई मुख्य मान ज्ञात करना है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है तो निकाल देंगे भाई। देखें तो भाई हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे भाई कि कॉट इनवर्स, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे, क्या कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 बराबर, मैंने x मानो, y मानो, z मानो, p मानो, q मानो, जो चाहे वो मानो। तो कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। जब x मान लिया तो कॉट को मैं उधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, कॉट x बराबर माइनस का 1/√3 हो जाएगा, ठीक, 1/√3 हो गया। तो भाई कॉट x, कॉट में 1/√3 मान किसका होता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। और नहीं पता तो क्या हुआ मैं बताऊंगा, है ना। तो कॉट में आपका मान 60 का कितना होता है भाई, tan 30 का होता है कितना, 1/√3, tan 60 का कितना हो गया √3, उसका उल्टा भाई कॉट 60 का हो जाएगा। यानी ये हो गया मान आपका कॉट π/3, यानी कॉट 60 का, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, तो उसका अपोजिट कितना हो गया 1/√3, किसका, कॉट 60 का हो गया। अब कॉट 60 का मान हो गया, लेकिन अब मुख्य मान है, इसका परिसर क्या है, रेंज क्या है इसकी भाई, कॉट के लिए x का वैल्यू जो होगी भाई 0 से तो ज्यादा होगी, और पाई से कैसी होगी, कम होगी, ये चीज ध्यान रखना, है ना। अब इसका जो एंगल आएगा 0 से 180 के बीच में आएगा। देख लेते हैं भाई, हम क्या करेंगे, कॉट x बराबर, इसको हम लिख लेते हैं, कॉट कितना लिखेंगे, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। देखो भाई
एलसीएम लोगे 3 पाई, भाई वैसे तो कॉट 180 माइनस कॉट 180 माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस का कॉट थीटा, तो वही चीज मिल जाएगी ना। और वैसे एलसीएम लिया 3 पाई में से 1 पाई है 2 पाई अपॉन 3, और 2 पाई अपॉन 3 कितना हो गया, तो देख लो ना, तो 2 पाई अपॉन 3, तो भाई 3 से काटोगे, 3 छंग 18, 60 हो गया, 60 दूनी 120, यानी कि 180 तो कमी आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं कॉट एक्स बराबर, कॉट एलसीएम ले लिया 3, तो 3 पाई माइनस के पाई हो गया, है ना, तो कितना हो गया, कॉट एक्स बराबर कॉट 3 पाई में से पाई गया, कितना हो गया 2 पाई अपॉन 3, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 2 पाई अपॉन 3, तो लिख दोगे अतः कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान कितना है 2 पाई बटे 3 है। बहुत ही आसान तरीके से मुख्य मान निकाल दिया आपका। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप सही समझे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो इसको तो जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखें भाई, देखें भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला खंड है इसका कि क्वेश्चन इसका दूसरे का गा खंड है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर, क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। भाई गा खंड दिया है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। तो भाई सतत फलन दिखाना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सतत कंडीशन के लिए इसके लिए हम मान लेंगे, भाई मान क्या लेंगे, अलग अलग कर लोगे। तो भाई देखें, सबसे पहला काम, भाई आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ये बात तो दी हुई है, इतना तो कंफर्म है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के, एच एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर के, और जी एक्स मान लो साइन एक्स को, और जी एक्स बराबर क्या मान लिया, साइन एक्स को मान लिया। अब देखें साइन एक्स, तब एच एक्स, भाई अब एच एक्स में घात कितनी है, एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर हो गया तो ये एक बहुपदीय फलन हो गया, तो तब एच एक्स एक कैसा है, बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन होगा तो सतत होना ही होना है, तो बहुपदीय फलन है, अतः या इसलिए डाल दो, है इसलिए x इज बिलोंग्स टू r, यानी x के प्रत्येक मान के वास्तविक संख्याओं के मान के लिए ये कैसा होगा, फलन सतत होगा, यानी सतत होगा, लिख दोगे x बिलोंग्स टू r के लिए फलन कैसा है, सतत है। ये तो बात हो गई एच एक्स की। अब जी एक्स भी तो ले लो, अब आ जाओ जी एक्स पे भाई, तो जी एक्स एक ज्या फलन है, जी एक्स एक जिया फलन है, जब जी एक्स ज्या फलन है, ज्या का मतलब साइन वाला फलन है, तो ये भी तो कैसा होगा, सतत होगा। तो जी एक्स एक जिया फलन है, तो ये अपने प्रांत में, तो ये है अपने प्रांत में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r के लिए
x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा, के लिए सतत है। इतनी बात तो हो गई, सतत है, यानी भाई एच एक्स भी मैंने बता दिया आपको सतत है क्योंकि वो बहुपदीय फलन है, और जी एक्स भी मैंने बता दिया क्योंकि ये जिया फलन है। अब जिया फलन है और ये दोनों भाई दोनों ही सतत हैं, और दोनों को मिला दिया तो भी सतत ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए हम निकाल लेते हैं जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं भाई, जी ऑफ एच एक्स लिख लिया मैंने, तो भाई इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एच एक्स का मतलब है, यानी इसको लिए जी कोई फंक्शन है जो एच एक्स के अकॉर्डिंग है, यानी एच एक्स, अब एच एक्स क्या है, एच एक्स तो हमने अभी लिया था एक्स स्क्वायर, तो भाई एच एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब जी हमने क्या लिया था साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, तो वही तो चीज आ गई साइन एक्स स्क्वायर। तो लिख दोगे अतः जी एक्स व एच एक्स दोनों एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, अतः जी एक्स व एच एक्स दोनों फलन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कैसे होंगे, सतत है। अब ये सतत है तो इसलिए इनका क्या होगा, सतत है इसलिए इनका संयोजन, संयोजन मतलब कि दोनों को मिलाना, संयोजन भी कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी आपको क्या करवाया था, सिद्धि तो करवाया था कि भाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, तो एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया साइन एक्स स्क्वायर के, तो माना एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर क्या है साइन एक्स है, तब एच एक्स एक बहुपदीय फलन है, बहुपदी यानी एक्स की घात 2 आ रही तो बहुपदीय फलन हो गया। तो भाई इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर बहुपदी का द्विघाती फलन हो गया, तो भाई एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन सतत हो गया, और ये जिया फलन है, जिया फलन भी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कैसा होगा, सतत फलन होगा। तो दोनों का जब अलग अलग सतत है, दोनों मिलाकर भी कैसे होंगे, इनका संयोजन भी सतत होगा। ठीक है, तो ये तो था इसका गा वाला क्वेश्चन, यानी दूसरे का गा खंड है ना, तो ये आप नोट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन से खंड की ओर, घा खंड की ओर। तो गा खंड हो गया, अब बढ़ेंगे घा खंड की ओर। तो देखें भाई, देखें भाई, अब इसका घा खंड है। घा खंड क्या कह रहा है भाई, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया है, तो प्रायिकता का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, तो देखें भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। घा खंड है, एक बक्से में, एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं, और 8 लाल साड़ियां हैं, लाल साड़ियां हैं। एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, यानी एक साड़ी यादृच्छा निकाल ली जाती है उसमें से। तो उनने कहा है उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, उसके लाल होने की प्रायिकता
ज्ञात करो। तो भाई लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो निकाली गई साड़ी कैसी होगी, लाल रंग की होगी। तो भाई देख लीजिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बक्से में पीली साड़ियों की संख्या। तो क्या लिखेंगे पहले, बक्से में कौन सी, पीली साड़ियों की संख्या कितनी है, 7। और फिर बक्से में लाल साड़ियों की संख्या कितनी है, 8। भाई 7 पीली साड़ी है, लाल 8 साड़ी है। तो बक्से में कुल साड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 + 8 = 15। तो हमसे कहा गया है एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो लिखोगे, निकाली गई साड़ी की लाल होने की प्रायिकता, तो भाई क्या होती है प्रायिकता, होती क्या है, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, है ना। अब कुल कितनी है, कुल का मतलब साड़ियां कितनी है कुल, भाई 15। तो कुल स्थिति आपकी कितनी हो गई, 15। अनुकूल मतलब हमने जो कहा, जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ने जो कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा, उसे जो साड़ी निकाली है लाल रंग की साड़ी निकालनी है। तो लाल में से ही निकलेगी, पीली में से निकल नहीं आएगी। तो भाई लाल कितनी है, 8। तो इन्हीं 8 में से तो आएगी साड़ी वो। तो क्या हो जाएगा, 8/15। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से प्रायिकता का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1 नंबर में है ये। इसका आंसर क्या दिया है भाई, कितना दिया, 8/15 दिया है, सही आंसर है। भाई आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसके डाखंड की ओर। तो डाखंड देखें इसका भाई, देखें भाई, अब इसका अगला क्वेश्चन दिया है 2a - b ज्ञात करना है। क्या करना है, 2a - b। देखें भाई, 2a - b ज्ञात करो यदि क्या दिया है, a बराबर 1 2 3 2 3 1 और b बराबर क्या दिया है, 3 - 1 3 -1 0 2, ये दिया हुआ है। तो आपसे कहा है 2a - b निकालना है। तो 2a - b, तो क्या करोगे, 2a - b के लिए a में कर दोगे 2 से गुणा। तो 1 2 3 2 3 1 और माइनस b कर दोगे, 3 - 1 3 -1 0 2। तो भाई देखो, पहले 2 से अंदर गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो 2 × 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 × 2। तो भाई 2 का टेबल तो आता ही होगा। और -3 -1 3 -1 0 2। अब भाई घटाना है
क्या घटाना, लेके क्या आना है, 2a माइनस बी लेके आना है। तो 2a माइनस बी में 2 में से 3 गया माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। अब माइनस के अंदर गुणा होगा, ये हो गया प्लस, 4 में 1 जोड़ा हो गए 5। अब 6 माइनस से गुणा कर दी, माइनस के 3 हो गए, 6 में से 3 गए बचे 3, 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 कितने हो गए 5, 6 में 0 जोड़ो हो गए 6, और 2 में 2 घटा दो कितने हो गए 0। तो ये क्या आ गया, 2a माइनस बी का मान आ गया। तो 2a माइनस बी का मान चेक कर लेते हैं, क्या यही है। तो भाई माइनस का 1 5 3 और 5 6 0 यही मान दिया गया है। दूसरे के सभी खंड कंप्लीट हो गए, यानी दूसरे के मैंने का खा गा घाड़ा यानी सभी खंड मैंने करा दिए। अब आप इसको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। तो रही बात दूसरे क्वेश्चन, ये पहले के सभी खंड हो गए, दूसरे के सभी खंड हो गए। ये सेट नंबर 2 चल रहा था, 324 FG, है ना। तो इस क्वेश्चन के अब मैं अगले जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रखूंगा, है ना। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।